Hello everyone, I am Dr. Nupur Sadda and in this lecture we are going to start with a new chapter of plant physiology, that is plant growth and development. तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ किस टाइप का चेंज है? इट इज़ अ पॉजिटिव, इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज. और ग्रोथ क्या है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ हम लिखेंगे growth is the characteristic of all living organisms. और ये किस टाइप का चेंज है? It is positive, irreversible. Irreversible means it cannot be reversed. अपन वापस से अब बचपन में नहीं जा सकते हैं. तो ये किस टाइप का चेंज है? Irreversible and permanent change. तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रोथ के दौरान क्या होता है? देयर इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन और इट्स पार्ट और even an individual cell. So we'll write here, during growth there occurs irreversible and permanent increase in size of organ or its part or even an individual cell. क्या? अब अगर हम लीफ के टर्म्स में बात करें तो क्या हम एक्सपेंशन ऑफ द लीफ को ग्रोथ कह सकते हैं? द आंसर विल बी यस. ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है. अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करें तो जो ग्रोथ है इट विल बी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. लेकिन प्रोटोप्लाज्म को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो हम वो क्वांटिटी कंसिडरेशन में लेते हैं जो कि मोर और लेस इसके प्रोपोर्शनल होती है. जैसे इंक्रीज इन द सरफेस एरिया if we are talking about the leaf, increase in the length if we are talking about the pollen tube, increase in the fresh weight or the dry weight, increase in the number of cells, increase in the size of the cells. Clear? So all these are the different parameters of the growth. But swelling of the wood when placed in water, can we call it as growth? क्या हम इसको growth कह सकते हैं? The answer is नो. क्योंकि ये किस वजह से हो रहा है? इट इज मेनली टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ इम्बाइबेशन. और इम्बाइबेशन किस टाइप का प्रोसेस है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ये सरफेस फिनोमिना है जहां पर जो लिक्विड है इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड सरफेस विदाउट फॉर्मिंग द सोल्यूशन. और ये किस टाइप का प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है. जबकि हमने ग्रोथ को क्या बोला है? ग्रोथ इज पॉजिटिव, इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज. इसीलिए हम इसको ग्रोथ नहीं कह सकते. तो विल राइट हियर एक्सपेंशन ऑफ द लीफ कैन बी डिफाइंड एज ग्रोथ. But swelling of the wood when placed in water is not growth, as it occurs due to imbibition which is
a surface phenomena and is reversible. क्लियर? जबकि हमने ग्रोथ को क्या बोला है? इट इज पॉजिटिव, इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज. एंड जो ग्रोथ है इट इज अकम्पनीड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक. कैटाबॉलिक मतलब तोड़ने वाला, एनाबॉलिक मतलब जोड़ने वाला, एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी. सो विल राइट हियर growth accompanies metabolic processes, that is catabolic and anabolic processes, at the expense of energy. Clear? So what we have studied till here? We have studied that growth is the characteristic of all the living organisms. जितने भी living organisms हैं सभी के अंदर growth देखने को मिलती है. Growth किस टाइप का change है? It is positive, irreversible and permanent change. Then during growth there occurs irreversible and permanent increase in the size of the organ or its part or even an individual cell. तो इसके दौरान क्या देखने को मिलता है? There is increase in the size of the organ or its part or even an individual cell. और ये जो इंक्रीज होता है ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है. Then expansion of the leaf can be defined as growth. जो लीफ है इसके अंदर जो ग्रोथ देखने को मिलेगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन. सो इसको हम ग्रोथ कह सकते हैं. बट स्वेलिंग ऑफ द वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इज नॉट ग्रोथ, क्योंकि स्वेलिंग ऑफ द वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इज मेनली बिकॉज ऑफ इम्बाइबिशन. और इम्बाइबिशन किस टाइप का प्रोसेस है? सरफेस फिनोमिना है, जहां पर लिक्विड जो है इट विल बी अब्सॉर्ब बाय द सॉलिड सरफेस विदाउट फॉर्मिंग द सोल्यूशन. मोर ओवर इम्बाइबिशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. इसीलिए हम स्वेलिंग ऑफ द वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर को ग्रोथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ किस टाइप की प्रोसेस है? ग्रोथ इज पॉजिटिव, इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज. Then we'll say that growth accompanies metabolic processes, both catabolic and anabolic processes, at the expense of the energy. So till now we have studied that growth is the characteristic of all the living organisms and it is a positive, irreversible and permanent change. अब अगर हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ की, तो देखिए प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है जनरली इट इज इनडिटर्मिनेट. इनडिटर्मिनेट से क्या मतलब है? मीन्स इट इज नॉट डिटरमाइंड. क्योंकि जो प्लांट्स हैं दे रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ. और ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर सकते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच आर प्रेजेंट एट सर्टेन लोकेशंस इन देयर बॉडी. नाउ मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हैं? दे आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जो कि एक्टिवली डिवाइड करते हैं और बनाते हैं नए सेल्स. क्लियर? तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर कंटिन्यूसली न्यू सेल्स एड अप होते रहेंगे, जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेट ग्रोथ देखने को मिलती है इन द केस ऑफ द प्लांट्स. और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ, because in plants continuously new cells are being added up because of the activity of meristematic cells which are present at certain locations in their body. So यहाँ हम कह सकते हैं कि जो plants के अंदर growth है it is generally indeterminate. Indeterminate क्यों बोला है हमने? Because
plants has the ability of unlimited growth throughout their life. क्या? और ये जो अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिल रही है थ्रू आउट देयर लाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. Meristematic cells, which are actively dividing cells. Actively dividing cells at certain locations in their body. Clear? And it is because of the meristematic cells that continuously new cells are added up to the plant body. Clear? And such type of growth is known as open type. I hope it's clear. तो प्लांट ग्रोथ कैसी है? इट इज जनरली इनडिटर्मिनेट. इनडिटर्मिनेट किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इसीलिए इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ. क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है विच कंटिन्यूसली डिवाइड एंड एड्स अप न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी. ठीक है? और ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट सर्टन लोकेशंस. लोकेशंस के हिसाब से अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स. कौन से मेरिस्टेम्स होते हैं? देयर आर प्रेजेंट द एपिकल मेरिस्टेम्स, then they were present the intercalary meristem and lateral meristem. This we have already studied in detail in our chapter Anatomy of Plants. अब apical meristem कहाँ पर located होंगे? They are present at the root and the shoot apex. Okay. इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ देखने को मिलेगा? एज द नेम सजेस्ट इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 डिफरेंशिएटेड रीजन्स. क्लियर? और ये दोनों ही टाइप के मेरिस्टेम्स क्या हैं? दे आर द प्राइमरी मेरिस्टेम्स. दैट इज दे विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी. But if we talk about the lateral meristem is also known as the cylindrical meristem. और ये कहाँ मौजूद होती है? laterally. तो इसके अंदर कौन से टाइप के मेरिस्टेम्स इंक्लूडेड रहेंगे? लाइक दैट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम, जो कि किसके अंदर देखने को मिलता है? मेनली इन द केस ऑफ द डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. एंड इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट, जिसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ. तो ये तो हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम और ये होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, मेनली सेकेंडरी मेरिस्टेम. तो यहाँ पर हम कहेंगे इट इज प्रेजेंट लैटरली एंड इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम दैट इंक्रीजेस girth of the plant, or you can say width of the plant. Clear? सो इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट ग्रोथ की. प्लांट ग्रोथ कैसी है? इट इज जनरली इनडिटर्मिनेट. इनडिटर्मिनेट क्यों बोला है? बिकॉज द प्लांट retains the capacity of unlimited growth throughout their life, and it is because of the presence of the meristematic cells. Meristematic cells क्या है? They are the actively dividing cells which are located at certain parts in the plant body.
अब लोकेशन के हिसाब से ये 3 टाइप के होते हैं, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। इनकी क्या लोकेशंस है? एपिकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट द रूट एंड द शूट एपेक्स. Intercalary meristem is present between the two differentiated regions, and they both are the primary meristem, that is they will increase the length of the plant body. But if we talk about the lateral meristem, तो lateral meristem जो है it is present laterally and it help in increasing the girth or the width of the plant. एंड ये जनरली सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है लैटरल मेरिस्टेम, एंड इट इज फाउंड इन द केस ऑफ द डाइकॉट्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स. जबकि एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है ऑफ द प्लांट, दैट इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट. और इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से कंटिन्यूसली नए सेल्स जो हैं दे आर बीइंग एडेड अप टू द प्लांट बॉडी. और इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ विच इज फाउंड इन द केस ऑफ द प्लांट्स. अब अगर सेल्यूलर लेवल पे अपन ग्रोथ की बात करें तो इट मेनली अकर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. मगर इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म वी कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं. इसलिए हम जनरली कंसिडरेशन में लेते हैं उन क्वांटिटीज़ को जो कि इसके प्रपोर्शनल होती है. तो ग्रोथ को मेजर करने के डिफरेंट पैरामीटर्स आर देयर, सो लेट अस टेक अ लुक एट दैट. तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स टू मेजर ग्रोथ. डिफरेंट पैरामीटर्स टू मेजर ग्रोथ. Now the growth can be measured in terms of increase in number of cells. For here we can take into consideration example of the single root apical meristem of maize. तो मेज का जो सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टेम है इट कैन प्रोड्यूस मोर देन 17,500 cells in an hour. So we can write here in maize root more than 17,500 cells per hour are produced. Next आता है increase in size of cells. इसमें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटरमेलन का. वाटरमेलन के अंदर द सेल साइज में इंक्रीज अप टू 3,50,000 times. So we'll write here in watermelon the cells may increase up to in size up to 3,50,000 times. क्लियर? नेक्स्ट जो पैरामीटर लेंगे अपन दैट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. इसको अपन कंसिडरेशन में लेते हैं इन रेफरेंस टू लीफ. तो लीफ के अंदर इफ देयर इज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया मतलब उसके अंदर ग्रोथ हो रही है. तो यहां पर आ जाएगा एग्जाम्पल लीफ का. देन आता है इंक्रीज इन द लेंथ. इसमें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं पोलन ट्यूब का. पोलन ट्यूब के टर्म्स में जो अपन मेजर करेंगे ग्रोथ दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब. देन आता है इंक्रीज इन फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट. तो अगर अपन फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ पर अपन फ्रेश वेट कंसिडरेशन में लेते हैं. फ्रेश वेट में क्या होगा, वाटर भी इंक्लूडेड रहेगा, वाटर कंटेंट. अगर हम ड्राई वेट की बात करें तो इसमें अपन ड्राई कर उसका वेट लेते हैं. ठीक है, तो उसमें वाटर कंटेंट जो है वो कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है.
So both fresh weight and dry weight are also taken into consideration for measuring the growth. इसके अलावा अगर हम बात करें तो we can also take into consideration increase in volume. फ्रूट्स के टर्म्स में ही हम इसको भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं, दैट इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गन. इसके अलावा नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन गर्थ. अब अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको हम किस टर्म्स में मेजर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द विड्थ और द गर्थ ऑफ द प्लांट. और जनरली इंक्रीज इन द गर्थ किस में देखने को मिलेगा? जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा. और सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ देखने को मिलेगा? इन द केस ऑफ डाइकॉट रूट एंड stem. So these are the different parameters to measure the growth, जिसमें अपन consideration में लेते हैं increase in the number of cells, increase in the size of cells, increase in the surface area, increase in the length, increase in fresh weight and dry weight, and increase in the volume. And moreover, increase in the girth of the plant if the plant is showing the secondary growth. अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जब हम फ्रेश वेट और ड्राई वेट का कंपैरिजन करते हैं तो ड्राई वेट जो होता है दैट इज़ मोर एक्यूरेट, बिकॉज वाटर कंटेंट जो होता है फ्रेश वेट के केस में वो वेरी कर सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स इन ऑर्डर टू मेजर द ग्रोथ. Let us discuss about the different phases of growth. Growth के अंदर mainly there are three phases. First is the meristematic phase, then elongation phase, and then maturation phase. So we can classify the phases of growth into three. First is the meristematic phase. Second is the elongation phase. And third one is the maturation phase. So meristematic phase कौन represent करता है? It is represented by the continuously dividing cells at the root and the shoot apex. So we can write here meristematic phase is represented by constantly dividing cells of root and shoot apex. Now, what are the characteristics of the meristematic cells? Meristematic cells have thin cellulosic primary walls. इनके अंदर सेकेंडरी वॉल्स नहीं पाई जाती हैं बिकॉज दे हैव टू डिवाइड अगेन एंड अगेन. दे आर रैपिडली डिवाइडिंग और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. दूसरा, दे आर स्मॉलर इन साइज, दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई. And they are also abundant in the plasmodesmatal connections. इनके अंदर abundant amount में क्या देखने को मिलेंगे? Plasmodesmatal connections. What are plasmodesmata? They are the living cytoplasmic connections between the two plant cells. So we can write here characteristics of meristematic cells. First, they are small in size, rich in protoplasm, with prominent nuclei and abundant plasmodesmatal connections. Clear? So they are small in size, rich in protoplasm with prominent nuclei, abundant plasmodesmatal connections
and they possess thin primary cellulosic cell wall. In them, secondary wall will be absent. Now we'll study about the elongation phase. Now the cells which are proximal to the meristematic phase represents the zone of elongation or the phase of elongation. So we'll write here the cells proximal to the meristematic phase represents phase of elongation. Now what are the characteristics of the cells of elongation phase? यहाँ के cells के क्या characteristics देखने को मिलते हैं? तो देखिए, पहली बात तो ये यहाँ पर सेल का क्या होता है, enlargement होता है। अब सेल enlargement कब होगा? जब क्या होगा, ज़्यादा वैक्यूलेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, देयर इज द डिपोजिशन ऑफ द न्यू सेल वॉल मटेरियल। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे cells of this region are characterized by increased वैक्यूलेशन, वैक्यूलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा सेल इनलार्जमेंट and new cell wall deposition. क्लियर? तो सेल्स प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक फेज वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। और फेज ऑफ इलोंगेशन के जो सेल्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला तो ये है कि दे विल शो इंक्रीज वैक्यूलेशन, ज़्यादा वैक्यूलेशन शो करते हैं, तभी तो यहाँ पर सेल का इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर न्यू सेल वॉल जो मटेरियल है उसका भी डिपोजिशन देखने को मिलेगा। Now the cells which are more proximal to the phase of elongation, they represent which phase? Yes, it's the next phase, that is the maturation phase. यहाँ पर जो cells होते हैं they attain their maximal size, अपना maximal size attain करते हैं in reference to the wall thickening and protoplasm modification. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैच्योरेशन फेज में सेल्स हैं दे आर मैच्योर और डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। स्ट्रक्चरली के सेंस में हम कहेंगे दैट इज दे अटेन अ पर्टिकुलर शेप, साइज एंड इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम बोल रहे हैं फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड है, इसका मतलब क्या है, दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। सो लेट अस नोट डाउन दीज पॉइंट्स। Cells more proximal to the phase of elongation represents the maturation phase। और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर सेल्स क्या होंगे, मैच्योर होंगे या डिफरेंशिएटेड होंगे। So the cells of this region attains maximal size in terms of wall thickening and protoplasm modification। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। और ये डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, एक तो होता है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन
in which a cell will attain a particular shape, size and internal constitution. And if we talk about the physiological differentiation, in it the cell gets differentiated to perform a particular function. So these are the three phases of growth. First is the meristematic phase, second is the elongation phase and third is the maturation phase. अपन ने देखा मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर कि यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं एंड वेयर दे आर फाउंड, जनरली दे आर फाउंड एट द रूट एंड द शूट एपेक्स. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स? जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे दे आर स्मॉल इन साइज, इसके अलावा दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई. इनके अंदर अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस मिलते हैं. व्हाट आर द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस? दे आर द लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स. एंड देन दे पोजेस थिन प्राइमरी सेलुलोसिक वॉल. इनके अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं पाई जाती है बिकॉज दे हैव टू डिवाइड एट अ वेरी फास्ट एंड रैपिड रेट. Elongation phase की अगर हम बात करें तो proximal to the meristematic phase there is present the elongation phase. Now the cells of this region are characterized by increased vacuolation. यहाँ पर increased vacuolation देखने को मिलेगा and hence there occurs the cell enlargement. Cell enlarge होता है and there also occurs the deposition of the new cell wall material. If we talk about the maturation phase, तो cells which are proximal to the phase of elongation, they represent the maturation phase. यहाँ पर जो cells होते हैं they attain their maximal size. किसके terms में हम बात कर रहे हैं? वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन के टर्म्स में. और यहाँ डिफरेंशिएशन दो तरीके का होता है. एक होता है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन और एक होता है फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन. स्ट्रक्चरल, अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की तो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रैकेट्स. ट्रैकेट किसके कंपोनेंट हैं? दे आर द कंपोनेंट ऑफ द जाइलम. नाउ ट्रैकेट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें या इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये किस टाइप के सेल्स हैं? इलोंगेटेड सेल्स हैं विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स. इनके अंदर थिक लिग्निफाइड वॉल्स मिलती हैं, लिग्निफिकेशन देखने को मिलता है. एंड दे हैव टैपरिंग एंड्स. और हम ये भी कहेंगे कि ये क्या हैं? डेड हैं बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बिकॉज दे आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म. इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है. तो ये तो क्या हो गया इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन. लेकिन अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन की तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इट इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ट्रैकेट? इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर. सो डिफरेंशिएशन को हम दो में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन और एक है फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन. सो दैट वाज ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ ग्रोथ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ग्रोथ रेट. अब ग्रोथ रेट किसे कहते हैं? देखिए, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज द ग्रोथ रेट. तो यहां हम लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, दैट इज रेफर्ड टू एज द ग्रोथ रेट. अब ग्रोथ रेट जो है ये दो तरीके की हो सकती है. एक होती है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट एंड द अदर वन इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट. नाउ ग्रोथ रेट जैसा मैंने आपको बताया, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम. अब ग्रोथ रेट दो तरीके की हो सकती है. एक होती है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट विच अकर्स एट अ कांस्टेंट रेट एंड द अदर वन इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट. क्लियर? नाउ इसको एक एक कर अपन डिटेल में देखेंगे. अरिथमेटिक ग्रोथ रेट की जब हम बात करते हैं तो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में सपोज ये सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स. अब इसमें से केवल एक ही सेल जो है इट हैज़ द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, वेर एरियाज द अदर सेल इट हैज़ बीन मैच्योर्ड और डिफ्रेंशिएटेड. जब सेल मैच्योर हो जाता है या डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है तो इट विल नॉट डिवाइड फर्दर, इट हैज़ लॉस्ट द पावर ऑफ डिविजन. क्या? तो यहां पर मैं अलग से बना देती हूं. अगर सेल क्या है? शेडेड है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज द डिवाइडिंग सेल.
इट रेफर्स टू द डिवाइडिंग सेल, एंड अगर सेल क्या है, नॉन शेडेड है, देन इट रेफर्स टू द नॉन डिवाइडिंग सेल्स विच इज नॉट डिवाइडिंग फर्दर। क्या? तो यहाँ अगर हम देखें तो एक सेल डिवाइडिंग है और एक सेल नॉन डिवाइडिंग है। अब एज अ रिजल्ट इस सेल के डिवीजन से, बिकॉज इट विल शो द माइटोटिक डिवीजन, तो इससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, और ये सेल एज सच आ जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई डिवीजन होगा ही नहीं, तो ये तो एज सच आ गया, और इससे बने 2 सेल्स। दीज आर द 2 डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ दिस डिवाइडिंग सेल। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं, इसमें से भी एक ही सेल जो है इट हैज़ द एबिलिटी टू डिवाइड, whereas the other daughter cell it will mature or differentiate, यानी it has also lost the power of division। तो अब नेक्स्ट केस में क्या होगा कि ये जो डिवाइडिंग सेल है इसके अंदर वापस से डिवीजन होता है, तो एज अ रिजल्ट अगेन क्या बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, और ये 2 सेल्स जो हैं ये एज सच आ जाएंगे, सो ये एज सच आ जाएंगे। क्लियर? अब इसमें से भी अगेन 2 डॉटर सेल्स में से ओनली वन हैज द एबिलिटी टू डिवाइड व्हाइल द अदर डॉटर सेल गेट्स मैच्योर्ड। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो डिवीजन हो रहा है वो किस सीक्वेंस में हो रहा है, हम कहेंगे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, एंड सच टाइप ऑफ ग्रोथ रेट इज नोन एज द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। हियर द ग्रोथ अकर्स एट अ कांस्टेंट रेट। क्लियर? अब यहाँ पर अपन इसको लिख लेते हैं, यहाँ हम लिखेंगे आउट ऑफ the 2 daughter cells formed, only one daughter cell has the ability to divide, while the other daughter cell matures or differentiates। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है इट अकर्स एट अ कांस्टेंट रेट। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इलोंगेशन ऑफ रूट पर यूनिट टाइम। क्लियर? अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे हाइट ऑफ द प्लांट with respect to time, तो we'll get a straight line। क्लियर? और यहाँ जो इक्वेशन बनती है दैट इज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। यहाँ पर LT क्या शो कर रहा है, LT इज द लेंथ एट टाइम T, L0 is length of the organ at time 0, or we can say initial time or the starting time. R refers to the growth rate, यहाँ हम इसको कह सकते हैं elongation per unit time, elongation per unit time, and teeth of course time of growth। क्लियर? सो यहाँ पर जो इक्वेशन मिलेगी इन केस ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ रेट दैट इज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, जहाँ पर LT किसको रेफर कर रहा है, लेंथ एट टाइम T, L0 रेफर करता है लेंथ एट टाइम 0 दैट इज द इनिशियल टाइम और द स्टार्टिंग टाइम। R रेफर्स टू द ग्रोथ रेट, यहाँ पर हम ले रहे हैं elongation पर यूनिट टाइम, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है दैट इज द elongation ऑफ द रूट। और इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट
विद टाइम, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की। जब हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इस टाइप से सेल्स हैं, क्लियर, एंड हियर बोथ द सेल्स आर केपेबल ऑफ डिविजन। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शेडेड सेल्स हैं वो किसको रेफर कर रहे हैं, डिवाइडिंग सेल को, और नॉन शेडेड सेल्स जो हैं वो किसको रेफर करेंगे, नॉन डिवाइडिंग सेल्स को। तो यहाँ हम देखें तो बोथ द सेल्स आर केपेबल ऑफ डिविजन, both the cells will show the mitotic division। तो as a result इस सेल से पर क्या प्रोड्यूस होंगे, 2 डॉटर सेल्स, और इससे भी क्या प्रोड्यूस होंगे, 2 डॉटर सेल्स, क्लियर। तो as a result 4 daughter cells will be produced, 2 from each cell। Now all these cells are capable of division। यहाँ पर जो भी डॉटर सेल बना है हर एक सेल केपेबल है ऑफ डिवाइडिंग। सो अगेन फ्रॉम ईच ऑफ द डॉटर सेल्स अगेन 2 डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिविजन। तो 4 डॉटर सेल्स हैं, तो 4 के 4 में ही क्या देखने को मिलेगा, माइटोटिक डिविजन। तो एज अ रिजल्ट कितने डॉटर सेल्स बनेंगे, 8, 1 से 2 तो 4 से 8, तो यहाँ पर बन जाएंगे 8 डॉटर सेल्स, क्लियर। अब यहाँ हम अगर देखें तो ईच ऑफ द डॉटर सेल इज केपेबल ऑफ डिवाइडिंग फर्दर। तो यहाँ पर किस टाइप की ग्रोथ रेट है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, और क्या पैटर्न रहेगा, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, क्लियर। अब यहाँ हम लिख सकते हैं both the daughter cells formed as a result of mitotic division, या mitotic division की बात हो रही है, are capable of dividing further। क्लियर। और यहाँ जो इक्वेशन बनती है दैट इज W1 इज इक्वल टू W0 e to the power of RT, where W0 refers to the initial size। यहाँ पर साइज से मतलब है जो ग्रोथ पैरामीटर है उसको हम क्या कहते हैं, साइज, क्लियर। या हाइट भी रेफरेंस में ले सकते हैं हम, नंबर भी ले सकते हैं एंड वेट भी ले सकते हैं। सो W0 तो हो गया इनिशियल साइज और W1 हो गया फाइनल साइज। देन R रेफर्स टू द ग्रोथ रेट, ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है, यानी कि W1 जो लेंगे हम वी विल टेक इट इन रेफरेंस टू W0, ठीक है। यानी फाइनल साइज जो लेंगे वो हम किसके रेफरेंस में लेंगे, इन रेफरेंस टू द इनिशियल पैरामीटर ऑफ ग्रोथ। देन R या ग्रोथ रेट को हम यहाँ पर एफिशिएंसी इंडेक्स भी कह देते हैं। What do you mean by efficiency index? It is the ability of the plant to add up new material. That is known as the efficiency index. Then T is the growth time and E is base of logarithm. Clear? अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें of size with respect to time, तो हमें जो ग्राफ मिलता है it will be sigmoid curve और S shaped curve। अब सिग्मॉइड इसलिए कहा है क्योंकि इनिशियली आप देख सकते हैं यहाँ पर इनिशियली ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है अडेप्ट होने में,
ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, तेजी से ग्रोथ हो रही है, इसको हम कह देते हैं लॉग फेज। तो इनिशियली क्या मिल रहा है, लैग फेज, फिर आ रहा है लॉग फेज, उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टेशनरी फेज। क्या, क्योंकि धीरे धीरे रिसोर्सेज भी क्या होने लगते हैं, लिमिटेड होने लगते हैं। सो वी कैन से जो एस शेप कर्व है, इट इज टिपिकल फॉर ऑल द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। एस शेप कर्व के अंदर 3 फेजेस देखने को मिल रहे हैं। द फर्स्ट फेज इज द लैग फेज। लैग फेज में इनिशियली थोड़ा सा अडेप्ट होने में एनवायरमेंट में टाइम लगता है, इसलिए ग्रोथ जो होती है वो धीमे होती है। सेकेंड जो फेज आता है दैट इज द लॉग फेज, जिसके अंदर तेजी से ग्रोथ होती है। एंड थर्ड फेज इज द स्टेशनरी फेज, क्योंकि अब न्यूट्रिएंट लेवल क्या होने लगता है, लिमिटेड होने लगता है, तो स्टेशनरी फेज देखने को मिलेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एस शेप कर्व। तो हमने यहाँ क्या देखा, वी हैव स्टडीड हियर दैट इंक्रीज इन द ग्रोथ पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज द ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट 2 तरीके की हो सकती है, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट एंड द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। जब हम बात करते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ रेट की, तो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है कांस्टेंट रेट पर, एंड आउट ऑफ द 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड ओनली 1 डॉटर सेल हैज द एबिलिटी टू डिवाइड व्हाइल द अदर डॉटर सेल मैच्योर्स और डिफरेंशिएट्स। यहाँ आप देख सकते हैं 2 डॉटर सेल्स में से एक ही डिवाइड करता है, जबकि दूसरा क्या हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है या मैच्योर हो गया है, जो कि डिवीजन शो नहीं करेगा। तो यहाँ जो पैटर्न फॉलो होता है दैट इज 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी दैट इज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, वेयर LT इज द लेंथ एट टाइम T, L0 is the length at time 0, that is the initial time or the starting time. R is the growth rate. Here we'll measure it in terms of elongation per unit time. T is the time of growth. तो यहाँ पर जब हम height of the plant को plot करेंगे versus time, then we'll get a straight line. नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के अंदर बोथ द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोटिक डिवीजन आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग फर्दर। यानी यहाँ पर जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं, दोनों ही क्षमता रखते हैं आगे फर्दर डिवाइड करने की। और यहाँ जो पैटर्न फॉलो होगा दैट इज 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, इसीलिए इसे ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट कहा जाता है। यहाँ पर जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज W1 इज इक्वल टू W0 e टू द पावर ऑफ RT। यहाँ पर W0 इज द इनिशियल साइज, साइज से मतलब है ग्रोथ पैरामीटर जो भी लिया जा रहा है, इट कैन बी हाइट, इट कैन बी वेट और इट कैन बी नंबर। W1 जो है वो है फाइनल साइज, तो यहाँ हम W1 को कंसिडरेशन में लेंगे विद रिस्पेक्ट टू W0। R जो है वो ग्रोथ रेट है, इसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी कह देते हैं, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू ऐड न्यू मटेरियल। T ग्रोथ टाइम हो गया एंड E इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो यहाँ हमें जो ग्रोथ कर्व मिलता है दैट इज द एस शेप ग्रोथ कर्व एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। इन कंटिन्यूएशन विद द टॉपिक, अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन की बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम। अगर 2 लिविंग सिस्टम के बीच में आपको ग्रोथ को कंपेयर करना है तो आप 2 तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला कंपैरिजन होता है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरा कंपैरिजन होता है इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ों को कंसिडरेशन में लेंगे। First is the absolute growth rate and the second one is the relative growth rate. Absolute growth rate क्या होता है? It is the total growth per unit time. जो भी टोटल ग्रोथ हो रही है दिए गए समय में उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो यहाँ हम लिखेंगे इट रेफर्स टू द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम।
That is the absolute growth rate. But if we talk about the relative growth rate, तो relative जो growth rate है, it is always in comparison to a particular reference. Relative का मतलब होता है किसी चीज़ के reference में तुलनात्मक जो होता है comparison, उसको हम क्या कहते हैं? relative. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? What is relative growth rate? It is the growth per unit time with reference to the initial parameter. जो initial parameter था उसके comparison में अपन क्या देखते हैं? growth rate को. इसको हम क्या कहते हैं? relative growth rate. तो यहाँ हम लिखेंगे growth per unit time upon initial parameter into 100. इसको हम क्या बोल देते हैं? इट इज रेफर्ड टू एज द रिलेटिव ग्रोथ रेट. क्लियर? नाउ यहां पर इसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं. सपोज देयर आर 2 लीव्स. यहां पर हमने ली एक लीफ ए. अब लीफ के अंदर ग्रोथ किस टर्म में मेजर करते हैं अपन? इंक्रीज इन द सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम. दैट विल बी रेफर्ड टू एज द ग्रोथ रेट ऑफ द लीफ. तो इनिशियली अगर इसका सरफेस एरिया कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इसका जो सरफेस एरिया है दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? सेकेंड हम लेते हैं दैट इज द लीफ बी. इसका इनिशियल जो सरफेस एरिया होगा दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम देयर इज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया फ्रॉम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 55 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज लीफ बी एंड दिस इज लीफ ए. क्लियर? अब इन दोनों में अपने को ग्रोथ मेजर करनी है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की. जब हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करें तो दैट इज द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम. यही हमने देखा. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़कर एक दिए गए समय में सरफेस एरिया क्या हो गया है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम क्या होगा? कितना हुआ है इंक्रीज? दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का. तो यहाँ हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम. क्लियर? अब हम बात करें लीफ बी की. तो लीफ बी के केस में अगर हम देखें तो यहाँ देखिए इनिशियली क्या था? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक दिए गए समय में बढ़कर सरफेस एरिया कितना हो गया है? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम क्या होगा? अगेन 55 माइनस 50 यानी कि कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम. तो इस केस में भी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम. क्या? नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रिलेटिव ग्रोथ रेट. रिलेटिव ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें लीफ ए के केस में तो आप देखिए यहाँ पर ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है? दैट इज 5 अपॉन इनिशियल पैरामीटर क्या है? 5 into 100. That comes out to be 100%. Clear? If we talk about leaf B, तो relative growth rate क्या होगा? ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम. इसको अभी यूनिट को हटा दीजिए यहाँ से. अब यहाँ पर इनिशियल पैरामीटर कितना है? 50. क्लियर? इनटू 100 तो क्या आ जाएगा? इट कम्स आउट टू बी 10%. तो अगर लीफ ए और लीफ बी का हम कंपैरिजन करें ग्रोथ के टर्म्स में, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो आती है दोनों में सेम आएगी, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम. लेकिन हम बात करें रिलेटिव ग्रोथ रेट की, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट किस में ज़्यादा देखने को मिलेगी? इन लीफ ए. क्लियर?
एज हेयर इट इज़ 100%, जबकि अगर हम बात करें लीफ बी की तो यहाँ पर 10% ही रिलेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हम किसके कंपैरिजन में ले रहे हैं ग्रोथ पर यूनिट टाइम इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द इनिशियल पैरामीटर. So that was all about the quantitative comparison between the growth of living system. As we have discussed that growth is the characteristic of all the living organisms growing in the natural environment. अब there are certain essential conditions which are required for the growth. There are a number of factors which affect growth, जिसके अंदर included है water, nutrients, oxygen, light and temperature. So let us discuss them one by one. सबसे पहले हम consideration में लेते हैं water. जब हम वाटर की बात करें तो जो प्लांट सेल्स हैं दे ग्रो इन साइज और दे शो सेल इनलार्जमेंट बाय टेकिंग इन वाटर. क्लियर? सो एक्सटेंशन ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स. क्लियर? नाउ वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम फॉर द वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट ग्रोथ है एंड फर्दर डेवलपमेंट है इट इज डिपेंडेंट ऑन द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट. सो विल राइट हियर प्लांट सेल्स ग्रोस इन साइज बाय सेल enlargement for which they require water. इसी में नेक्स्ट पॉइंट आएगा टर्जिडिटी. टर्जिडिटी किसकी वजह से आती है? बिकॉज ऑफ द टेकिंग इन ऑफ द वाटर बाय द सेल्स, देन द सेल विल बिकम टर्जिड. और टर्जिडिटी किस में हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन द एक्सटेंशन ग्रोथ. सो टर्जिडिटी हेल्प्स in the extension growth. Then water acts as medium for various enzymatic activities required for growth. So we can say that plant growth and further development depends on the water status of the plant, कि कितना वाटर अवेलेबल है प्लांट के लिए. तो ये तो हो गई वाटर की बात. नेक्स्ट जो हम पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की जब हम बात करें तो देखिए हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन देयर अकर्स ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल to release the energy and this energy is trapped in the form of ATP. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है और किस फॉर्म में ट्रैप होती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू रिलीज द मेटाबॉलिक एनर्जी दैट इज यूज्ड इन द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट. सो विल राइट हियर oxygen releases the metabolic energy which is utilized by plants in various activities. Now after oxygen जो अपन next factor consideration में लेंगे that is the nutrients.
न्यूट्रिएंट्स में दोनों टाइप के न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द मैक्रो एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, as they help in the synthesis of the protoplasm and they also act as a source of energy, जिसके बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में in the chapter mineral nutrition in plants. So we'll write here macro and micronutrients are required by the plants for their proper growth, as they help in synthesis of protoplasm and acts as source of energy. Clear? इसमें एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं फॉस्फोरस का. फॉस्फोरस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज द ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्लियर? नेक्स्ट जो आता है आफ्टर न्यूट्रिएंट, दैट इज द टेम्परेचर. देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है. ऑप्टिमम मतलब विच इज बेस्ट सूटेबल फॉर इट्स ग्रोथ. तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज के अंदर ही प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से देखने को मिलेगी. इससे कुछ भी डेविएशन होगा, कम ज़्यादा होगा, तो वो क्या हो सकता है, वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक हो सकता है या डेट्रीमेंटल हो सकता है. तो हम यहाँ लिखेंगे every plant organism has an optimum temperature range at which it shows maximum growth. Any deviation from it may prove detrimental for the plants. Clear? In continuation with the conditions of the growth, the next condition that we'll study is the environment signals. अभी तक अपन पढ़ चुके हैं about the water, oxygen, temperature and the nutrients. Now environment signals also affect the phases of growth. इसके अंदर included रहता है light and gravity. So we'll write here light and gravity. लाइट जो है इट प्रोवाइड्स स्टिमुलाई फॉर शूट ग्रोथ. शूट की जो ग्रोथ होती है टेक्स प्लेस टुवर्ड्स लाइट एंड इट इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. क्या? ग्रेविटी जो है इट प्रोवाइड्स stimuli for root growth, that is the root will grow towards gravity, that is downwards. Clear? तो यहाँ हम लिख सकते हैं it shows positive geotropism. Clear? So these were all the conditions that are required for the growth. It includes the water, oxygen, temperature. Then nutrients are there. It includes both the macro and the micronutrients, and the environmental signals that includes the light and gravity.